पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह और आज नहले पे दहला में हम बाबा से जानेंगे कि रुपौली उपचुनाव के बाद खाली 4 सीटों पर कौन लड़ेगा। नाम तो तय हो गया है। बाबा, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए वेद, लगातार बिहार में अब 2025 की चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उन तैयारियों में ये जो 5 सीट खाली हुए थे विधानसभा के, इसको लेकर के एक बड़ा कहा जा रहा था कि ये उपचुनाव जो है वो सेमीफाइनल है। अब इस चुनाव में हर जो गठबंधन है, दल है, अपना अपना शक्ति लगाएंगे और अपनी शक्ति लगाने के बाद वो तय करेंगे कि किसी भी तरह से इस बार के चुनाव को जीता जाए, जिससे कि आने वाले 2025 के चुनाव पर दबाव पड़े और ये समझ में आए कि नहीं, हम बेहतर पोजीशन में हैं। इधर बीच में आपने देखा होगा कि समीक्षा की बैठकें चल रही हैं। समीक्षा के बाद क्या कुछ निकल के आ रहा है, आपने वो भी देखा। एक तरफ जहां एनडीए घटक दल बहुत हद तक अगर कहा जाए तो कैलकुलेटेड नजर आ रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल में कल चिट्ठी निकल गई, वो बता रही है कि कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति है। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वो 2025 के चुनाव में खास करके राष्ट्रीय जनता दल, जो कि अपने गठबंधन को लीड कर रही है, उसके लिए थोड़ा असहज होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव यात्रा की भी बात कर रहे हैं। लेकिन रुपौली के चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न दोनों ही खेमे ने बना लिया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीमा भारती ने इस्तीफा दिया था, वो रुपौली की सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर 10 जुलाई को मतदान होंगे। इस मतदान के साथ साथ 13 जुलाई को इस पर मतगणना भी हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि इस सीट पर किसका वर्चस्व रहा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की ये सीट थी। बीमा भारती पहले जनता दल यूनाइटेड में ही थी और लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड में थी, वो कई बार मंत्री भी बनी। उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के ठीक पहले या उससे भी पहले, बता दें आपको, जब नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच किए, तभी से उनका ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब इस गठबंधन, इस पार्टी से बाहर हो जाना चाहिए और ऐसा उन्होंने फैसला भी ले लिया। लोकसभा का चुनाव लड़ी और बुरी तरह से हारी क्या, उनकी जमानत जब्त हो गई। अब एक बार फिर से वो रुपौली में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए है कि ये सीट उनकी है। राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के बीच में ये सीधी लड़ाई है, जिस लड़ाई में दोनों ही घटक दल अपने अपने तरफ से काम कर रहे हैं। जदयू के साथ पूरा का पूरा जो एनडीए का घटक दल है वो खड़ा नजर आ रहा है। कलाधर मंडल को टिकट देने के बाद अब ये स्थिति सामने आ गई है कि उसमें निर्दलीय उम्मीदवार का भी एक बड़ा रोल नजर आ रहा है। बीमा भारती ने मुलाकात किया था पप्पू यादव से, इसको लेकर के भी काफी दिलचस्प कहानी गढ़ी जा रही थी। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें ये तो रुपौली का तो रण देखा ही जाएगा, 13 तारीख को फैसला हो जाएगा। लेकिन बाकी के बचे हुए जो 4 सीट हैं, जो विधायकों को सांसद बनने के बाद खाली हुई हैं, उसका क्या होगा। बिहार में 4 विधायकों के प्रमोशन हो गए हैं और वो सांसद बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में 4 सीटें खाली हुई है। ऐसे में इन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना तय है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी शक्ति रुपौली में लगा दी है और देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हम पहले भी बता रहे थे आपको कि जिस तरह से जो ये उपचुनाव है, ये साबित करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में जो 2025 का चुनाव होगा उसमें कितनी तैयारियां हैं। अब इसको देखें हम, तो आप राष्ट्रीय जनता दल के 2 सीट खाली हुए हैं, जिसमें से एक बेलागंज है जहां सुरेंद्र यादव अब जहानाबाद के सांसद बन गए हैं। काफी लंबे समय से बेलागंज में वो चुनाव लड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि टिकट कटेगा कई लोगों का, और उन्होंने एक संदेह व्यक्त किया है कि जिन लोगों ने पार्टी विरुद्ध काम किया है, ऐसे कई लोगों का आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है और कई लोग जो स्थापना दिवस था राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें शामिल भी नहीं हुए। अब बात करें अगर खाली सीटों की, तो उसमें पार्टी तय करे उससे पहले उन उम्मीदवारों ने ही अपने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जो लोग सीट खाली किए हैं। अब जैसे सुरेंद्र यादव की बात अगर बेलागंज से करें, तो उन्होंने राजद में हो रहे उठापटक के बीच में अपने पुत्र को ही चुनाव लड़ाने की बात सोची है। अपने बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दिलाना चाहते हैं। ऐसे में लगता है कि राजद किसी और को टिकट देकर सुरेंद्र यादव की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि सुरेंद्र यादव एक बड़े और कद्दावर नेता राष्ट्रीय जनता दल में माने जाते हैं।
2020 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव के खिलाफ जदयू उम्मीदवार अभय कुमार सिन्हा लड़े थे, जो अब औरंगाबाद से सांसद बन गए हैं। दोनों एक ही जगह हैं, तो ऐसी स्थिति में यह संभावना ज्यादा व्यक्त की जा रही है कि दोनों अगर मिल करके चुनाव लड़ाएं किसी को, तो उसकी जीत हो जाएगी। इसके साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं, उसकी बात हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि एक सीट जो खाली हुई है, जगदानंद सिंह के पुत्र जो रामगढ़ से विधायक थे सुधाकर सिंह, वो भी अब बक्सर से सांसद बन गए हैं, उनकी भी सीट खाली हुई है। और यहाँ भी पार्टी कोई फैसला करे, जगदानंद सिंह इस पर बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर क्या करते हैं ये सबको पता है। ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह चाहेंगे कि ये सीट उनके परिवार में थी तो उनके परिवार में ही रहे। हाल फिलहाल में उनके भाई जो हैं अजीत सिंह जदयू छोड़ करके आए हैं, यानी कि सीधी सी बात है कि अजीत सिंह को लेकर के काफी आसान्वित है सुधाकर सिंह और उनके पिता जगदानंद सिंह कि ये टिकट उन्हें मिलेगा। 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से अशोक कुमार सिंह यहाँ से उम्मीदवार थे। पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चुनाव वो हार गए थे। इस बार भी भाजपा की तरफ से अशोक सिंह मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वहीं जगदानंद सिंह के पुत्र जो दूसरे पुत्र हैं वो अजीत सिंह इस चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि इस पर चर्चाएं चल रही हैं। बात अगर करें आगे सुनील पांडे की, तो सुनील पांडे आप जानते हैं लोक जनशक्ति पार्टी में थे, उसका निर्दलीय भी चुनाव लड़े, और तरारी में सुदामा प्रसाद की खाली हुई जो सीट है उस सीट को लेकर के अब इसमें काफी रस्साकसी हो रही है। आरा के सांसद बन गए हैं सुदामा प्रसाद। यह सीट गठबंधन में माले के पास मिली थी। माले इस बार भी अपना उम्मीदवार इस सीट पर उतारना चाहेगा, लेकिन दूसरी तरफ से राजद भी चाहती है कि इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा जाए, और कांग्रेस भी चाहती है कि ये सीट उसकी बहुत पहले से पारंपरिक सीट रही है, तो वो भी इस पर अपने उम्मीदवार उतारे। भाजपा उम्मीदवार कौशलेंद्र विद्यार्थी तीसरे नंबर पर यहाँ रहे थे। ऐसे में लगता नहीं कि दोबारा उन्हें मौका मिलेगा। इस सीट पर सबसे ज्यादा सक्रिय तरारी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे दिखाई दे रहे हैं, या बाहुबली माने जाते हैं। वह एक बार समता से और 2 बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। निर्दलीय भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, दूसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में अगर भाजपा इस सीट को अपनी दावेदारी छोड़ती है तो जदयू अपना उम्मीदवार बना सकती है, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में ये सीट जा सकता है। अगर बात करें इमामगंज की, तो इमामगंज सीट जो है ये चौथी सीट है, जहां से जीतन राम मांझी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, और जीतन राम मांझी चाहेंगे भी कि उनके परिवार से ही कोई चुनाव लड़े। इसमें भी आप देखे होंगे कि जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसके बाद जो सीटें खाली हुई, चाहे वो विधान परिषद की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, जैसे रुपौली की सीट, बिना किसी हिल हुज्जत के उसको जदयू ने अपने खाते में रख लिया, कलाधर मंडल का नाम भी घोषित कर दिया। दूसरी तरफ आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल भी, बीमा भारती वहां से विधायक थी तो उनको उतार दिया। आगे आपने देखा कि विधान परिषद में भी जदयू ने अपने सीट अपने कब्जे में रख लिया। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। राज्यसभा में भी लगभग यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इमामगंज की सीट जो है वो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जीतन राम मांझी के फैसले पर ही टिका हुआ है। मैंने बहुत हद तक ये देखा जा सकता है। अब मांझी गया के सांसद बन गए हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार में वो मंत्री भी हैं, तो उनकी दावेदारी यहाँ मजबूत है। भाजपा और जदयू नकारेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। और इस सीट पर क्योंकि रिजर्व सीट है, इसलिए जीतन राम मांझी के परिवार से कोई चुनाव लड़ सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। मेरी बातचीत भी हुई थी जब संतोष सुमन से, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये सीट तो हमारी है, हम चाहेंगे कि हम ही चुनाव लड़े। वैसे एनडीए में किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं है और इस तरह की बातें होती भी नहीं है। तो इसका सीधा सीधा उनका संदेश था कि ये सीट उनकी है और उनकी ही रहेगी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं जो परिस्थितियां बनी हैं वो क्या कुछ कर रही हैं। इन परिस्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ नजर आता है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें ये जो रुपौली उपचुनाव है, उसके बाद खाली होने वाली 4 सीटें जो हैं वो कैसे उस पर फैसला होगा और कौन लड़ेगा, ये लगभग अपने हिसाब से सभी दलों ने और सभी उम्मीदवार जो वहां 2020 में जीते थे उन्होंने नाम तय कर लिया है। अब देखना होगा कि गठबंधन और पार्टी इस पर किस तरह का फैसला करती है। ये मान के चलिए आप कि इसमें बहुत ज्यादा जिस नहीं है, लेकिन एक आध ऐसी सीटें हैं जिस पर बहुत ज्यादा उठापटक भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि रुपौली उपचुनाव के बाद खाली 4 सीटों पर बेलागंज, रामगंज
रामगढ़, तरारी और इमामगंज में जो उपचुनाव होने को है उसमें जो तमाम जो पार्टियां हैं वो कितने जोर शोर लगा दी है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।